चलिए, हम लोग का क्लास चल रहा था, हम लोगों का भारत का संविधान यानी कि पॉलिटी का क्लास चल रहा था। ठीक है। और ये कोई भी एग्जाम में जो जीएस का जो क्वेश्चन वगैरह जो आता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लासेस है। ठीक है। हाँ। यानी कि जीएस जब भी पढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनाता है क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख रखा था, भाग 1 यानी कि टोटल 22 भाग है। भाग 1 में कितने आर्टिकल थे? 1 से 4 चार आर्टिकल। ठीक है। जिसमें एक में क्या था, एक में भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। 2 में क्या था, 2 में विदेशी राज्यों को कैसे भारत में शामिल करना है। 3 में क्या था कि भारत के अंदर जो राज्य है उनको परिवर्तन कैसे करना है, उनका नाम परिवर्तन, उनका एरिया परिवर्तन या फिर नए राज्य जो बन के आते हैं उसके बारे में। ठीक है। 4 में क्या है कि ये दोनों का काम रहते हुए भी, इन दोनों का काम रहते हुए संसद अगर बाहरी राज्यों को या फिर आंतरिक राज्य में कोई परिवर्तन कर रही है, ठीक है, तो 50% मेजोरिटी अगर होता है तो उसमें भी राष्ट्रपति कोई ये नहीं करेगा। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 4 भाग 1 का 4 आर्टिकल थे। ठीक है। आज और उसके बाद राज्यों का निर्माण कैसे शुरू हुआ भारत के भाषाई आधार पर। तो हम लोगों ने कल देखा जो ABCD करके 4 राज्य को बांटा गया था। तो ए में किसको रखा गया था, जो ब्रिटिश लोग रह रहे थे। बी में रखा गया था जो राजा राजवाड़ी लोग थे, उन लोगों के लिए प्रोविंसेस। और सी में रखा गया था कमिश्नरी को रखा गया। और डी में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया था। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो भाषाई आधार पे सबसे पहला जो आयोग बना था वो कौन सा था, एसके धर। ये कब बना था, एसके धर में बना था 1948 में बना था। ठीक है। लेकिन ये जो आयोग था ये क्या बोला था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज छूट जाएंगे। छोटे छोटे एरिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको अलग स्टेट, छोटा सा स्टेट नहीं बना सकते। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आयोग आया था, क्या आया था, जेबीपी कमेटी। ठीक है। और इसने भी यही बात बोला था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके उपरांत ये भी 1948 में ही आया था, लेकिन 1953 में क्या हुआ था आंध्र प्रदेश में, किसने अनशन पे बैठ गया था, पेटू श्री रामालू। ठीक है। 56 दिनों में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से सरकार को क्या फिर भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करना पड़ा। ठीक है। और इस क्रम में कौन सा आयोग बनाया था, वो फजल अली आयोग। फजल अली आयोग था। इसमें भी ये 3 सदस्य था। ठीक है। 3 सदस्य इसमें थे। इस आयोग में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और 3 सदस्य जो थे उनका जो नाम है, ठीक है, एक तो फजल अली, ये थे जस्टिस थे। ठीक है। दूसरा था हृदयनाथ कंजूर। हृदयनाथ कंजूर। और तीसरा जो थे वो KM पाणिकर ये था। ये क्लास हम लोगों ने पहले कर चुका है। तो इस आयोग ने, जो फजल अली आयोग, ये कब बना था 1953 में। लेकिन रिपोर्ट कब दिया था इसने, 1956 में दिया। 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और ये क्या बताया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। और कितने राज्य और कितने स्टेट बताया था, ये 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज को बताया था। ठीक है। इसके बाद जो इतना उथल पुथल होने के बाद, इसके बाद फिर पेप्सू जो आया था वो कितने राज्यों का गठन किया था, 4 राज्यों का। एक तो पंजाब जो पंजाबी बोल रहे थे, दूसरा हिंदी जो हरियाणवी लोग के लिए था, तीसरा जो पर्वतीय क्षेत्र में था वो हिमाचल प्रदेश था, और चौथा विवादित कंट्रीब्यूटेड एरिया था उसको चंडीगढ़, क्योंकि वहां पे हिंदी भी बोलने वाले थे, हरियाणा भी बोलने वाले थे। अब एक ही छोटा सा एरिया में कई सारे लैंग्वेज बोला जा रहा है,
तो इसको क्या किया, चंडीगढ़ को क्या किया, ये यूनियन टेरिटरीज में रख दिया। ठीक है, नई दिल्ली भी क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़े। तो आगे हमारा जो क्लास होगा आज सिटीजनशिप का होगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि नागरिकता, और ये आता है हमारा भाग 2 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो संविधान का भाग 2, ये जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल इसमें जो दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 तक। ठीक है, 5 से 11। जैसे एक में कितना तक था, 1 से 4 तक, और 5 से 11 तक नागरिकता। इसका भाग 2 का नाम क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता या फिर सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें कौन सा आर्टिकल शुरू होगा, पहले आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में ये दिया गया कि टॉपिक क्या है हम लोगों का, नागरिकता, यानी कि लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। और ये किस वक्त का नागरिकता का बात हो रहा है, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, तो इस टाइम जो हुआ सिर्फ सेटलमेंट का बात हुआ था। ठीक है, सेटलमेंट यानी कि भारत का नागरिकता कैसे मिलेगा। तो 5 में यही बताया कि नागरिकता का परिभाषा दिया गया, नागरिकता का परिभाषा। परिभाषा ये दिया कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जन्म भारत में हुआ हो, उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, जिसके माता पिता दोनों या फिर कोई एक भारतीय हो तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है। और तीसरा ये रखा कि संविधान लागू होने से पहले अगर वो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, तो उसे भी नागरिकता दिया जा सकता। ठीक है, 3 आधार को रखा था, कौन सा आर्टिकल 5 में। ठीक है, आर्टिकल 5 में कितने आधार को, 3 आधार। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल 6। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा था, सिर्फ जन्म को रखा, दूसरा अगर माता पिता हो उसको रखा, और दूसरा हमारा संविधान संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इस डेट से पहले जो भी इंडिया में रह रहा हो और अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता हो या फिर यहाँ रहना चाहता हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकल 6 में ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो जैसे ये इंडिया है और इधर तो पाकिस्तान है ना, इधर पाक है, इधर इंडिया है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान से आए लोग, ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या कर रहा है, पाकिस्तान से भी तो कुछ लोग आए थे यहाँ पे, वहां पे जो भगाया गया था तो वहां से भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, तो उन लोगों को भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, जिनको यहीं पे अब रहना है उनको भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी। तो जो पाकिस्तान से जो लोग आए हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन रखा गया, आर्टिकल 6 में क्या बोला गया, पाकिस्तान से आए लोग पाकिस्तान से कहाँ आएंगे, इंडिया यानी कि इसका भी डेट फिक्स कर दिया गया 19 जुलाई 1948। ठीक है, इस डेट तक जो आ गया, ठीक है, उसे नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि इस डेट के पहले जो आया उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो व्यक्ति हो सकता है जो इस डेट के बाद आए, होगा ना,
तो इस डेट के जो बाद आया, यानी कि इस डेट के जो बाद आया उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया बाबू अब तुम लेट कर दिया, ठीक है, लेट कर दिया, अब तुमको 6 महीने यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप। ठीक है, समझ आ गया। तो किस डेट को रखा गया, 19 जुलाई 1948। किसके लिए रखा गया, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से भी लोग पाकिस्तान गए थे, हाँ। तो जो लोग चल गए उसका तो नागरिकता यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया से गया वो पाकिस्तान, ठीक है, गया पाकिस्तान, वहां देखा बाबा यहाँ खाना पीना सही ना मिल रही, लो अब चल इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 7 में, तो उनको लिए ये तो 6 किसके लिए था, जो पाकिस्तान से इंडिया आए। और आर्टिकल 7 में क्या रखा गया है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, लेकिन वापस, लेकिन क्या हुआ, वापस आ गए, ठीक है, वापस आ गए। तो इसका भी डेट रखा गया है 1 जुलाई 1947, ठीक है, 1947, यानी कि इससे पहले जो 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 जाके आ गया, ठीक है, इससे पहले जो आ गया उसको तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आएगा, ठीक है, इस डेट के बाद आएगा, उसको भी क्या बोलेगा कि बाबू तो पाकिस्तान चला गया था, काहे लगे लील वहां, तो फिर ऐली का है, ठीक है, तो कहे मतलब तो कहीं भी मुंह उठा चल जाए, फिर कहीं भी मुंह उठा आ जाए, तो इस तरह से सिटीजनशिप नहीं मिले। इस डेट से पहले आया तो ठीक, अगर बाद में आया इसको क्या बोलेगा, 6 महीना बाबू यहीं रहो, पहले देखेंगे तेरे रवैये सही है कि नहीं, ठीक है, कि आतंकवादी बन के तो नहीं ना आए हो, कुछ सीख साख के तो नहीं आए, तो 6 महीने रहने के बाद उसको क्या मिलेगा, 6 महीने के बाद सिटीजनशिप मिलेगा, नागरिकता, ठीक है। क्या था ये आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 में क्या था, जो पाकिस्तान से इंडिया गया, 7 में इंडिया से जो पाकिस्तान गया था, लेकिन फिर से कहाँ आ गया, वापस लौट गया, इंडिया आया, फिर से वो इंडिया आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या कह रहा है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया सेटलमेंट के बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, आजाद हुआ था, इसलिए ये सेटलमेंट जरूरी था। अब 8 में बात ये है कि इंडिया का कुछ रईस लोग भी होते हैं जो विदेशों में पढ़ाई करते हैं या फिर विदेशों में काम कर रहे हैं, कुछ मजदूरी वगैरह भी करते हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोग भी तो होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो विदेश में रह रहे हैं, जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन माता या पिता, ठीक है, अगर भारतीय हो तो उसे इंडिया की नागरिकता मिलेगी, ठीक है, माता या पिता या फिर दोनों भारतीय हो तब जाके उसको क्या मिलेगा, भारत का सिटीजनशिप मिलेगा। किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 8, ठीक है, 8 में विदेशी। अब आर्टिकल आता है 9, ठीक, आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तो भी भारत का नागरिकता छोड़ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लिया हो, ठीक है, दूसरे देश का नागरिकता ले लिया हो तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर विदेशी नागरिकता ले लिया तो इंडिया का क्या हो जाएगा, नागरिकता रद्द हो जाएगा, तो इंडिया का नागरिकता खत्म, ठीक है। 9 मतलब नो,
इसका खत्म। अगर बाबू यहाँ से मुंह उठा के निकल ले ली तो बढ़िया से निकल ले। अगर वहां का नागरिकता दूसरे देश का ले लिया तो यहाँ का अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि जब तक आप देश विरोधी कार्य यानी कि अपने देश के अगेंस्ट में कार्य नहीं कर रहे तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ का हम नागरिक हैं, भैया गन उठाए उसको मार दिए, उसको जाके 2 थप्पड़ लपिया दिए, तो इस तरह से क्या होगा, ये गलत बात है। तो इस कारण से नागरिकता कब तक आप देश विरोधी कार्य न करें। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के नागरिक है, भैया लाए इतना सारा बम जाके कहीं उड़ा दिए, ये गलत चीज है। इस कारण से यहाँ क्या बोल रहा है कि जब तक देश विरोधी कार्य ना करे, ठीक है, तब तक उसका नागरिकता बना रहे। ठीक है। तो 5 में क्या बताए थे, 5 में 3 आधार को बताया, एक जन्म, दूसरा माता पिता, तीसरा संविधान लागू होने से पहले तक जो रह रहा है उसको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 में क्या बताया कि जो पाकिस्तान से भारत, ठीक है, आए उसके लिए नागरिकता था। आर्टिकल 7 में क्या था कि इंडिया से जो पाकिस्तान गया था लेकिन वापस 1 जुलाई 1947 तक जब वापस आ गया तो उसको नागरिक, उससे पहले जो आया उसको नागरिकता मिल गया, लेकिन जो उसके बाद आया उसको 6 महीना रहने के बाद दिया। आर्टिकल 8 में क्या बताया कि जो विदेश में रह रहे, ठीक है, भारतीय है, जिसके माता पिता भारतीय हो लेकिन विदेश में रह रहा हो तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 9 में क्या बताया कि अगर वो विदेशी नागरिकता अगर अपना लेता है तो इंडिया का नागरिकता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 में क्या बताया कि जब तक वो देश विरोधी कार्य ना करे तब तक उसे नागरिकता बना रहेगा। ठीक है। अब है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में अब इतनी सारी नागरिकता है, ठीक है, ये तो जस्ट लाइक एक सेटलमेंट की तरह था, तो नागरिकता अब मिलेगी कैसे, ठीक है। तो संसद को अधिकार दिया गया कि भविष्य में नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। तो नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद। नागरिकता कानून बना सकती है, संसद बना सकती है। और संसद में भी कौन, गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्टर। गृह मंत्रालय को ये प्रभार दिया गया है कि नागरिकता के लिए अधिनियम बना। तो इन लोगों ने जो सबसे पहला जो नागरिकता के लिए कानून बनाया था, ठीक है, तो वो था नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। तो जो आर्टिकल 11 के तहत जो संसद को जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो इन लोगों ने जो कानून पहले बनाया था कौन सा, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, यानी कि सिटीजन एक्ट 1955, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान रखा, इसमें प्रावधान ये रखा कि जिस व्यक्ति का जन्म 5 आधार रखा, ठीक है, 1955 में जो एक्ट बना था उसको 5 आधार रखा था, ठीक है। पहला एक तो जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और 5वां अधिकृत भूमि, ठीक है, यानी कि जन्म, ठीक है, जिस व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ हो उसे तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता इस अधिनियम के तहत नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन जन्म, अब आप सोचिए कि कोई भी विदेश का व्यक्ति हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल के लिए आया हो और उसका बच्चे का जन्म हो जाता है, तो क्या उसे नागरिकता दे देना चाहिए? यहाँ पे सिर्फ अगर जन्म लिख देता है, क्या ये नागरिकता दे देना चाहिए?
तो इसी चीज को संशोधित करते हुए यहाँ तो सिर्फ 1955 में लिखा कि जन्म जिसका हुआ उसको मिल जाएगा। तो अब पाकिस्तान वाला क्या कर रहा था, उसके यहाँ तो हॉस्पिटल वगैरह था नहीं, तो बच्चा जो जन्म होना है तो इंडिया में आ गया, तो इंडिया में आ गया तो उसका बच्चा तो इंडिया में जन्म ले लिया, तो इस कारण से उसको भी क्या नागरिकता दे देना चाहिए? नहीं। तो इस कंडीशन को सुधार करते हुए, ठीक है, तो जन्म को रखा 1955 में, लेकिन 1986 में इसमें क्या किया, संशोधन किया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1986, ठीक है। इसमें बोला कि जन्म तो रहेगा भाई, ठीक है, जन्म रहेगा ठीक है, लेकिन क्या, पिता भारतीय होना चाहिए, नहीं, माता या पिता भारतीय होना चाहिए, भारतीय हो तब आपको जन्म के आधार पे यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे कहने का मतलब हमारे जो पिता थे उनका वंश के आधार पे उनका जो संपत्ति है या फिर यहाँ का नागरिकता है वो तो हमें अपने आप मिल गया, तो वंश के आधार पे दूसरा है। तो जहाँ वंश के आधार पे बोला गया था यहाँ पे पिता को रखा गया था, यानी कि पिता का जो नाम से वंश चलेगा उसी के आधार पे यहाँ पे सिटीजनशिप दिया जाएगा। और इसको संशोधित किया 1992 में संशोधन करके ये बोला कि सिर्फ पिता ही नहीं, माता या पिता दोनों में से कोई भी या दोनों, ठीक है। इस चीज को संशोधन कर किया 1992 में। 86 वाला में जन्म वाला रखा था, ठीक है। और वंश के आधार पे जो पहले पिता को रखा था सिर्फ 1992 में क्या किया, माता को भी शामिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें 1955, ये कब बना, 1955 में बना था एक्ट। पहला संशोधन इसमें कब हुआ, 1986 में, 1996 में। दूसरा संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या जोड़ा गया, पिता को भी जोड़ दिया। इसके बाद 2003 में भी संशोधन हुआ, ठीक है, 2005 में भी संशोधन हुआ, 2015 में भी संशोधन हुआ और 2019 में भी संशोधन हुआ, ठीक है। 2019 वाला जो कोई खास नहीं है, एनआरसी वाला जो था वही है, ठीक है। और अब इसमें आते हैं फिर से, पहला तो जन्म वाला, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण, यानी कि पंजीकरण। तो पंजीकरण जिसको कोई भी अगर विदेशी यहाँ पे रहना चाह रहा तो सिर्फ पंजीकरण से हो जाएगा, नहीं, तो वो अगर 7 वर्ष रहने के बाद, 7 वर्ष रहने के बाद इंडिया में वो कंटिन्यू 7 साल रह जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका डिसाइड कौन करेगा, होम मिनिस्टर्स नहीं, मतलब गृह मंत्रालय, ठीक है। तो 7 साल रहने के बाद भी कौन डिसाइड करेगा, गृह मंत्रालय, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देशीकरण क्या होता है कि यानी कि विदेश में भी बहुत मतलब टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गया या फिर किसी को कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है। ओए बच्चा जो साइंटिस्ट है, कला के क्षेत्र में अच्छा अनुभव, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, या फिर भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें से कोई एक का जानकार हो, ठीक है। जो 22 भाषा दिया गया है उनमें से किसी एक भाषा का जानकार हो तो इसे 10 साल रहने के बाद, इंडिया में 10 साल रहने के बाद उसको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। अब जब कोई अच्छा साइंटिस्ट है, अब जैसे सुंदर पिचाई हो गया, जो अभी क्या चल, सुंदर पिचाई को जानते हैं, सुंदर पिचाई ले लीजिए, या फिर मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के क्या है, निर्माता है, ठीक है। तो इन लोगों को क्या इंडिया का सिटीजनशिप देने में कोई दिक्कत है? नहीं, लेकिन उनको 10 वर्ष तक रखिए यहाँ पे, उसके बाद उनको आराम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराइए और यहाँ पे फिर सिटीजनशिप यहाँ का
दिलवा दे दीजिए। दीजिए। ठीक है, तो ये रखा देशीकरण। और उसके बाद अधिकृत भूमि। ठीक है, अधिकृत भूमि यानी कि कोई इंडिया का पार्ट है, ठीक है, इंडिया का पार्ट है और ये वाला क्षेत्र पे हमारा अब अधिकार हो गया, या फिर पाकिस्तान पे ही हम लोगों ने फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अधिकार कर लिया तो क्या ये इन लोगों के लिए क्या, यहाँ तो जन्म नहीं है इसका, न इसका वंश है। ठीक है, तो इस कारण से अधिकृत भूमि, अगर ये अब इंडिया का पार्ट हो गया यानी कि कोई दूसरा देश या राज्य कोई भी हमारे देश में शामिल होता है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। और इस कंडीशन में जो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा था, सिक्किम। याद कीजिए, सिक्किम को क्या किया गया था, आर्टिकल 2 के तहत लाया गया था। तो इन लोगों की नागरिकता फिर कैसे मिल जाएगी, स्वतः मिल जाएगी। तो इन 5 आधार को रखा गया था कहाँ, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें संशोधन कब कब किया गया, 1955, 86, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और बात आता है, एनआरआई। एनआरआई क्या होता है, एक वर्ड आता है एनआरआई। ठीक है, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। ठीक है, एनआरआई कहने का मतलब इसके लिए लिमिट है 6 माह, यानी कि इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, ठीक है, बाहर रह के काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो है तो इंडिया का व्यक्ति लेकिन बाहर में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो पैसा तो भेज रहा है यहीं पे, ठीक है, पैसा इंडिया में ही भेज रहा है। तो वो अगर 6 माह से ज्यादा, ठीक है, 6 माह से ज्यादा लगातार रहे, ठीक है, तो उसे एनआरआई समझा जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अभी कोई भी गया 1 महीने के लिए गया अमेरिका घूम के आ गया तो क्या एनआरआई है, हो जाएगा, नहीं। तो 6 माह वो कंटिन्यू अगर रहता है विदेश में तो उसे क्या समझा जाएगा, वो एनआरआई समझा जाएगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एक होता है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, अब देखो एनआरआई में क्या हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति पैसा मान लिया जो 1-2 लाख कमा रहा है तो चलो ठीक है, पैसा भेज रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है। लेकिन यही व्यक्ति 1-2 करोड़ कमाने लगे मंथली, तो जिस देश में रह रहा है वो क्या बोलेगा कि भाई आप वहाँ का नागरिकता छोड़ दिया, आप यहीं का नागरिकता ले लीजिए, आपका पैसा सॉलिड बच जाएगा। ऐसा भी तो उसको प्रलोभन दे सकता है ना। तो इस कंडीशन में 2005 में इस चीज को, यानी कि हमारे देश का तो फिर लॉस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में 2005 में क्या लाया गया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि ठीक है आप वहाँ का नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या रहेगा कि आप यहाँ पे जब भी चाहिए जब भी चाहे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। सिर्फ 2 चीज आपको नहीं मिलेगा, एक वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट का अधिकार नहीं होगा, दूसरा आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, चुनाव, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स के। इन दोनों चीज को नहीं रखा गया। बाकी उनको जैसे हम और आप है वैसे ही इनको भी पूरा छूट दे रखा है कि आइए आप यहाँ विजिट कीजिए, जैसे करें। और इसी कंडीशन में क्या मनाते हैं हम लोग, जो प्रवासी दिवस कब मनाते हैं ये आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार भाग 2 में कहाँ कहाँ तक आर्टिकल 5 से 11। 5 में 3 आधार को रखा गया था नागरिकता के लिए, 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, 7 में
जो इंडिया से पाकिस्तान गया और लेकिन फिर फिर वापस से आ गया। वापस 1 जुलाई 1947 से, ठीक है। 8 में जिसके बाल बच्चे विदेश में रह रहे हो उसकी भी नागरिकता रहेगी। 9 में जो स्वतः समाप्त कर लिए उसका कहानी खत्म। 10 में क्या बोला, 10 में ये बोला कि जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका सिटीजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, देश विरोधी कार्य नहीं करना है। 11 में संसद को ये अधिकार दिया कि आप नागरिकता अधिनियम बना सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कौन, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो पहला नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955, उसको संशोधित करके दूसरा 86, तीसरा 1992, चौथा 2003, उसके बाद 2005, 2015, 2019, ठीक है। इस पांच आधार को रखा था। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार को रखा था। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अधिकृत भूमि, अधिकृत भूमि को रखा गया, ठीक है। 1986 में माता पिता को जो जन्म के आधार पर रखा गया था उसको जोड़ा गया। 1992 में माता पिता को वहां भी जोड़ा गया लेकिन वंश के आधार पर रखा गया था। इसके अलावा 3 जो थे वो दिया गया, नागरिकता किस कैसे दिया जाता है वो देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद NRI क्या होता है, OCI क्या होता है, ये भी देखिए। तो आज यहीं पे समाप्त।